ये बता रहे थे हम लोग कि जो स्पीड होता है साउंड का वो लाइट से कम होता है, और इसका हम लोग जो कॉमन ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि जब बादल टकराते हैं हम लोग तो एक तरह का बिजली गरजने की आवाज़ आती है, लेकिन जो आवाज़ आती है वो बहुत देर से आती है। लाइट पहले चमकता है, ठीक है ना, लाइट पहले चमकता है, तो लाइट पहले आता और साउंड बाद में आता है। क्योंकि साउंड को चलने के लिए मीडियम का, ये बताया था, साउंड को चलने के लिए मीडियम का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साउंड जो है ना एक मैकेनिकल वेव है और लाइट जो है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, नॉन मैकेनिकल वेव है, उसको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है ना। आगे बताया गया कि अगर साउंड भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता, अगर क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता, यानी इसको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, तो क्या होता? अगर साउंड भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता, यानी इसे भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, तो फिर क्या होता? कितनी बात सुन में, क्या होता? ठीक है ना। आगे चलते हम लोग क्या होता को जवाब ढूंढते हैं। क्या बताते हैं कि एक बच्चा पैदा होता है, जवान होता है, मोहल्ले में रंगा मरंगी करता है, कितनी बात सुन में आ रही है। फिर कुछ तो बच्चे बाहर निकल जाते थोड़ा काम वाम करने के लिए, पढ़ने के लिए, पर ज़्यादातर लोग मोहल्ले में ही रह जाते हैं, वहीं शादी हो जाती है, वहीं नौकरी करते हैं, वहीं जो भी करना होता करते हैं, फिर बूढ़े हो जाते हैं, वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। कहानी वहीं से शुरू होती है और वहीं पे ख़त्म हो जाती है। कुछ लोग रोज़ी रोटी की तलाश में और पढ़ाई के लेकर कुछ लोग कहीं जाते हैं, जैसे मान लो कुछ लोग अलीगढ़ आ गए, अलीगढ़ में पढ़ाई लिखाई करी, फिर यहाँ से नौकरी के लिए कहीं और चले गए, वहाँ नौकरी करी, कमाया, शादी ब्याह हुई, बच्चे हो गए, फिर वो एक गांव, एक अलीगढ़, एक नौकरी जहाँ कर रहे थे वहाँ, फिर पैसे, फिर एक दो जगह और, फिर कभी कभी ऐसा होता है कि छुट्टी हुई, क्या छुट्टी हुई तो बच्चों को घुमाने के लिए अब इंडिया में जैसे मसूरी चले गए, शिमला चले गए, देहरादून चले गए, दार्जिलिंग चले गए, कुछ और हिली एरिया है, या बड़े शहर में कुछ मोनूमेंट्स देखने चले गए, लाल किला, ताजमहल, ठीक है ना, और इधर उधर कुछ घूम फिर लेते, इतना ही तो देखते हैं। ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी में इतना ही कुछ होता, खूब हुआ तो। अब बताओ कि मैं लंदन नहीं गया, मैं अमेरिका नहीं गया, मैं अफ़गानिस्तान नहीं गया, मैं बांग्लादेश नहीं गया, मैं पाकिस्तान नहीं गया, मैं नेपाल नहीं गया, भूटान नहीं गया, श्रीलंका नहीं गया, तो मैं गया कहाँ? दुनिया में 200 कंट्री है और हम पैदा होते हैं, जवान होते हैं, बुढ़ा होते हैं, मर जाते हैं, शायद एक ही कंट्री में सब हो जाता है। कभी कभी कुछ लोग नौकरी करने के लिए कुछ लोग कहीं कहीं चले जाते हैं, एक दो कंट्री और देख लेते हैं। तो 200 कंट्री में तो हमने कुछ देखा ही नहीं, इस ज़मीन पे आके इस बड़े उम्र, इसके इतनी बड़ी उम्र काट ली, 60 65 70 साल, और हमने देखा ही क्या? कुछ भी नहीं देखा। इस ज़मीन पे ही है ये सब, क्या इस ज़मीन पे ही ये सारे कंट्रीज़ हैं, और हम इस ज़मीन को ही पूरी तरह से देख नहीं पाए। पूरी तरह से क्या, आधा भी नहीं, आधा भी क्या, क्वार्टर भी नहीं, कुछ भी नहीं देख पाए, एक दो कंट्री बस। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि हमारी ज़िंदगी ऐसी एक दो कंट्रीज़ में, एक दो कंट्री भी नहीं, अब मान लो इंडिया में ही है, तो इंडिया में सब जगह थोड़ी जाते हैं हम लोग, ठीक है ना। अपना जहाँ घर होता है वहाँ जाते हैं, या कुछ एक दो जगह रिश्तेदारी होती है, दोस्ती यारी हो तो वहाँ चले जाते हैं कभी घूमने, जैसे दिल्ली चले गए, मुंबई चले गए। अब इंडिया में 29 स्टेट है, हर स्टेट में थोड़ी गए। मान लो हम लोग इधर के हैं तो उधर मुंबई है, औरंगाबाद है, हैदराबाद है, पंजाब है, हरियाणा है, कहाँ जा रहे हैं, कौन जा रहा है? नाम सुनते हैं, टीवी में देखते हैं। तो एक कंट्री में भी हम हर जगह नहीं घूमते अपने सारी उम्र में, एक दो जगह, तीन जगह, ज़्यादा तो चार। कुछ लोग कारोबार करते तो घूमते रहते, उनका एक अलग, लेकिन ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसे ही होता है। कितनी बात सुन रही, क्या समझ में आया मैं क्या बता रहा हूँ? साउंड में ये समझ में आ रहा है ये कि हम लोग इस अर्थ पे मुश्किल से 1 से 2 कंट्री या 3 कंट्री किसी पर्टिकुलर जगह पे जाते हैं। अपनी कंट्री में भी पूरे कंट्री को घूम नहीं पाते। बच्चा पैदा होता, जवान होता, बुढ़ा होता और मर जाते हैं। कितनी बात सुन रहे?
अगर हम लोग सब जगह घूमे ही नहीं इस अर्थ को, तो हम इस अर्थ के बारे में भी नहीं जानते कुछ। जहाँ पे जाते हैं जो देखा उसी के बारे में हम थोड़ा जानते हैं, बाकी सब तो कुछ नहीं जानते। यानी इवन हम लोग अर्थ के बारे में भी बहुत कुछ नहीं जानते। थोड़ा सा जो देखा समझा उसी को जानते हैं, और कुछ लोग हमने बता दिए, सुन लिए, न समझ लिए, वही है। बाकी कुछ देखा नहीं हमने इस अर्थ पे, बाकी कुछ देखा नहीं इस अर्थ पे हमने इतनी बड़ी उम्र में। तो ये जो हमारा अर्थ है, ये जो हमारा अर्थ है, ठीक है ना, और ये इसका एयर का एक इन्वेलप है, चारों तरफ से घेर के रखा है। और इसी अर्थ पे 200 कंट्री हम लोगों ने कुछ भी नहीं देखा। अपने कंट्री को नहीं देखा तो दूसरे कंट्री को तो छोड़ ही दो, कितनी बात में ये। अब दुनिया कितनी बड़ी है और क्या क्या है, इसके बारे में क्या पता, कितनी बात सुन में, इसके बारे में क्या पता, हमें कुछ भी पता नहीं। जब हमें इसी का पता नहीं तो मैं दुनिया के बारे में क्या पता हो। लेकिन एक वो लोग होते हैं जो लोग तारे और सितारों के बारे में पढ़ते हैं और लिखते हैं, उन्हें कहते हैं हम लोग एस्ट्रोनॉमर। एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोनॉमर। और एस्ट्रोलॉजी कहलाता है एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी। जो लोग आसमान, ये तो वो लोग होते हैं जो लोग पढ़ते लिखते हैं। एस्ट्रोनॉमी ये ब्रांच है जो तारों सितारों के बारे में पढ़ते हैं, कितनी बात में। तो एस्ट्रोनॉमी क्या है, वो आसमान में तारे लगा के देखते रहते हैं और बताते रहते हैं किधर क्या चीज़ दिख रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। अब वो भी एक ब्रांच है स्टडी करने का, ठीक है। तो उन लोगों ने जो पढ़ाई लिखाई किया, उन्होंने बताया है कि जैसे हमारा जो अर्थ है ये एक प्लैनेट है। क्या प्लैनेट है, और जो अर्थ है एक सोलर सिस्टम का पार्ट है। सोलर सिस्टम में एक सन है और बाकी 8 प्लैनेट है, कभी कभी 9 प्लैनेट भी बताया गया है, पर 8 प्लैनेट है। यानी कि सन, ठीक है ना, और इसके 8 प्लैनेट्स मिल के ये एक फैमिली बनाया है। इसको हम लोग कहते हैं सोलर सिस्टम। क्या बोलते हैं हम लोग, सोलर सिस्टम बोलते हैं। और ये जो सन है एक गैलेक्सी में आता है। गैलेक्सी क्या बोलते हैं हम लोग, गैलेक्सी, गैलेक्सी बोलते हैं हम लोग ग्रुप ऑफ स्टार्स, ग्रुप ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड गैलेक्सी। ये थोड़ा हम अलग से बता रहे हैं, ठीक है ना। ग्रुप ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड गैलेक्सी। अब जैसे सन है, सन से हमारा अर्थ है, ये सन है, ठीक है ना। सन से लाइट आता है अर्थ पे, ठीक है, 8 मिनट के टाइम लगते हैं। और सन के बारे में कहते हैं कि ये एक स्टार है और इसके आधे लाइफ गुजर चुके हैं। ये हाफ ओल्ड हो गया, यानी जितनी इसकी उम्र है वो उसके आधी ज़िंदगी गुजर चुकी है। और जो दूसरा नियरेस्ट स्टार है, कौन सा, जो दूसरा सेकंड नियरेस्ट स्टार, ये सबसे करीब है, अर्थ से सबसे करीब है, लेकिन जो दूसरा नियरेस्ट स्टार है वो सेकंड नियरेस्ट स्टार, इसका नाम है अल्फा सेंचुरी। अल्फा सेंचुरी ये सेकंड नियरेस्ट स्टार है। और यहाँ से अर्थ पे लाइट आने के लिए कितना टाइम लगता है, यहाँ से आने में कितना टाइम लगता है, 8 मिनट्स के आसपास। लेकिन यहाँ से यहाँ तक अर्थ पे लाइट आने के लिए पता है कितना साल लगता है, 4 and 1/4 ईयर्स। 4.25 साल में एक बार यहाँ से लाइट आता है। कितने, 4.25 साल में एक बार लाइट यहाँ से आता है अल्फा सेंचुरी से। कितना, 3 लाख के स्पीड से। लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से 4.25 साल तक जब चलता रहेगा तो जहाँ पहुँचेगा वो अर्थ पे आता है। अब तो पता करो कि अल्फा सेंचुरी कितना दूर है, और ये सेकंड नियरेस्ट स्टार है इस अर्थ का। तो कितना दूर होगा ये, लाइट के स्पीड से 4.25 साल तक चले, कितनी बात सुनी। लेकिन ये सारे स्टार जो है ना, जैसे सन है, ये है, वो पूरा जो एक ग्रुप, एक जगह स्टार्स के ग्रुप होते हैं, उसको हम बोलते हैं गैलेक्सी।
तो सन जो है हमारा एक गैलेक्सी में आता है, नाम है उस गैलेक्सी का मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है ना। जो सन आता हमारा एक गैलेक्सी के अंदर में, उसको कुछ ऐसे लुक आता है, फिगर ऐसे दे रखा है, इसको बोलते हैं हम लोग मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे इसका नाम है, जिसमें सन आता है, ठीक है ना। सन इधर कहीं आता है ये मिल्की वे गैलेक्सी में। कितनी बात सुनी। और बताते हैं कि एक गैलेक्सी में लगभग 10⁻11 स्टार्स होते हैं। कितनी बात सुनी। एक गैलेक्सी में कितने स्टार्स होते हैं? 11 स्टार्स होते हैं एक गैलेक्सी में। उसमें से सन एक है, मिल्की वे गैलेक्सी में सन एक है। और दूसरा जो नियरेस्ट स्टार था वो किसका नाम बताया? अल्फा सेंचुरी। कितना दूर है? 4.25 साल लग जाते हैं एक बार लाइट को आने में। कितनी बात सुनिए। आगे चले। और इस तरह की जो गैलेक्सी है, जैसे ये एक गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी नाम दिया एस्ट्रोनॉमर ने। और ऐसे बताया कि ऐसे गैलेक्सी जो देखा गया है आसमान में, यानी ये पूरे यूनिवर्स में, लगभग अंदाजन बताया गया है कि 10⁻11 गैलेक्सीज हैं। कुछ बात सुन में। एक गैलेक्सी में इतने स्टार है, एक गैलेक्सी में इतने स्टार है और इतने गैलेक्सीज हैं। जैसे मान लो एक घर में, एक बिल्डिंग में, एक फ्लैट में 20 कमरे हैं। क्या? एक फ्लैट में 20 कमरे हैं और ऐसे 10 फ्लैट बने हुए हैं, तो टोटल कितने कमरे हो जाएंगे? 200 कमरे हो जाएंगे मल्टीप्लाई करके। ऐसे ही बोला गया कि एक गैलेक्सी में इतने स्टार्स हैं और इतना गैलेक्सी है, तो टोटल कितने स्टार्स हो जाएंगे? 10⁻, टोटल गैलेक्सी अगर टोटल स्टार्स निकालेंगे हम लोग, 10⁻11 इंटू 10⁻11, 10⁻22 स्टार्स हो जाएंगे। कितने स्टार्स हो गए? 10⁻22 स्टार्स है। कितनी बात सुन में। आगे चले पीछे चले, ठीक है ना। आगे बताया क्या कि पूरे दुनिया में कितनी आबादी है, ठीक है ना। हमारे जैसे इंडिया की आबादी अभी जैसे चल रहा है 140 करोड़, तो अब 2 नंबर पे चल रहा है। 1 नंबर पे चाइना है, मान लो 150 करोड़ हो गया। लगभग 800 करोड़ आबादी है पूरे दुनिया की अभी अप्रॉक्सीमेटली। मैंने मान लिया, थोड़ा कम बेसी। कितना माना हमने? 800 करोड़ आबादी है पूरे वर्ल्ड की। 800 करोड़। करोड़ में कितने जीरो हो जाते हैं? 10⁻7। और अगर हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते 8 इंटू 10⁻9। पूरे दुनिया की आबादी कितनी है? 8 इंटू 10⁻9 आबादी। इतने लोग हैं पूरे दुनिया में। बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, औरत हो, मर्द हो, बीमार हो, सेहतमंद हो, सब मिला के इतनी आबादी है पूरे दुनिया में। इस अर्थ पे कितनी बात सुनिए। लेकिन स्टार कितने हैं? इससे बहुत ज़्यादा। आज कितने लोग मर गए होंगे? आज अगर ज़मीन पे देखा जाए तो बहुत सारे लोग मर गए होंगे। कोई बीमारी से मर गया होगा, कुछ लोग एक्सीडेंट से मर गए होंगे, कुछ लोग किसी और वजह से मर गए होंगे, कुछ लोग खुद मर गए होंगे। इस दुनिया में पूरे ज़मीन पे, पूरे अर्थ पे बता रहा हूँ, खाली हिंदुस्तान की नहीं, पूरे अर्थ पे आज ना जाने कितने मर्द, औरत, बच्चे, बूढ़े मर गए होंगे किसी न किसी वजह से। कितनी बात सुनिए। हाँ, ये और बात है कि हमारे करीब में नहीं मरे, ठीक है ना, लेकिन दुनिया में लोग मरे बहुत हैं। कितनी बात सुनिए। और जो लोग मरे हैं बहुत सारी वजह से मरे हैं, ठीक है। तो हर रोज़ बहुत सारे लोग मरते हैं। मरने के 2 तरीके हैं, हमने जो बताते कि लोग 2 तरीके से मरते हैं। एक तो नेचुरल मौत मरते हैं, एक एक्सीडेंटल मौत मरते हैं। कितनी बात सुन नहीं। नेचुरल मतलब नेचर में, जैसे मान लो किसी की बीमारी हो गई, इलाज चल रहा, नहीं बच पाए, ख़त्म हो गए, ठीक है ना। बूढ़े हो थे, उम्र थी, डेथ हो गए, और कोई वजह थी, मगर एक वजह थी जो जिसकी वजह से वो मर गए, वो नेचुरल हो गया। लेकिन पता चला एक लड़का बाइक लेके गया, अभी पता चला कि वो मर गया। कैसे मर गया भाई? वो एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी स्लिप हो गई, ट्रक से टकरा गया, मर गया। वो एक्सीडेंटल डेथ हो गया, जो अनएक्सपेक्टेड हो गया, एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट। तो बताया क्या कि
लोग जो मरते हैं वो दो तरीके से आमतौर पे बताते हैं, एक नेचुरल तरीके से मर जाते हैं, एक एक्सीडेंटल डेथ से मर जाते हैं। लेकिन लोग रोज़ बहुत सारे लोग मर रहे हैं। कितनी बात सुन में, जिस तरह से लोग पैदा होते हैं, जवान होते हैं, बुढ़े होते हैं, फिर मर जाते हैं। लाइफ का यही फेज़ आता है, पैदा होता है, जवान होता है, बुढ़ा होता है, मर जाता है। यही होता है पूरे हर किसी के ज़िंदगी में। एस्ट्रोनॉमर का कहना है कि जिस तरह से इंसान पैदा होता है, जवान होता है, बुढ़ा होता है, मर जाता है, एक स्टार भी पैदा होता है, जवान होता है, बुढ़ा होता है, मर जाता है। जैसे मान लो अगर हम लोग आदमियों में स्टार बोले तो बोले ओह अमिताभ बच्चन एक बड़ा स्टार है, शाहरुख खान एक बड़ा स्टार है, तो वो भी एक आदमी है। जवान जब पैदा हुआ, जवान हुआ, बुढ़ा होगा, एक दिन मर जाएगा। सभी मर जाते, बहुत सारे स्टार्स लोग मर गए। अभी कोरोना काल में बहुत लोग मर गए और मरते ही चले जा रहे हैं, कोई ऐसी बात तो है नहीं। तो जिस तरह से वो एक ख़ास आदमी होते हैं ना, स्टार जो है ख़ास होते हैं, हम लोग एक आम लोग हैं। कितनी बात से, लेकिन हम लोग भी वैसे ही लाइफ के फेज से चलते हैं, जब पैदा होते, जवान होते, बुढ़ा होते, मर जाते हैं। कितनी बात सुनिए। तो ऐसे ही बोला क्या कि स्टार्स के बारे में भी कहा जाता है कि जिस तरह से इंसान पैदा होता है, जवान होता है, बुढ़ा होता है, मर जाता है, एक स्टार भी उसी तरह से पैदा होता है, जवान होता है, बुढ़ा होता है, मर जाता है। और उसी के फेज में बताया गया कि सन जो है हमारे आधे एज का स्टार हो गया, जिससे हम लोग 60 साल जीते हैं आमतौर पे। 30-35 साल हो जाता है तो हम लोग कहते हैं कि आधी उम्र गुजर गई। ठीक है ना। ऐसे ही इसका जो सन का जो लाइफ है 5 बिलियन ईयर्स गुजर चुका है, और जो प्रोसेस चल रहा है सन के अंदर, फ्यूज़न प्रोसेस, उसके हिसाब से कहा जाता है या कहा जा रहा है कि और 5 बिलियन ईयर्स ये रह सकता है, उसके बाद ये सन ख़त्म हो जाएगा। कितनी बात सुनिए। सन ख़त्म हो जाए तो क्या होगा, वो तो बात की बात है, वो जानेंगे, जो लोग रहेंगे वो लोग जानेंगे। लेकिन इसके बारे में कहते हैं कि ये एक वक्त ऐसा भी था जब सन पैदा हुआ था, जवान हुआ, अब अधेर एज का हो गया। ऐसे ही इसी में इतने सारे स्टार्स हैं, तो ये भी, तो इसमें से बहुत सारे स्टार्स नेचुरल डेथ मरते होंगे, कुछ लोग एक्सीडेंटल डेथ मरते होंगे। कितनी बात सुन भाई। क्या बताते हैं कि जो एक्सीडेंटल होता है उसमें धमाका होता है। जैसे मान लो बाइक टक्कर हुआ किससे, ट्रक से, तो क्या होगा, आवाज़ होगी धम से, अभी यार क्या हुआ, देखो देखो गाड़ी टकरा गई, अरे चलो चलो भाग के गए तो देखा गाड़ी टक्कर हो गई, इसका बिल्कुल सर फट गया, ये हुआ, धम से ख़त्म, भाई ख़त्म है ऑन स्पॉट। कितनी बात समझ में आई। तो जो एक्सीडेंटल डेथ होता है वो धमाके करता है, उसमें आवाज़ होती है। जो नेचुरल डेथ होता है उसमें आवाज़ नहीं होती, आदमी को निकल जाते। इसी तरह से बताया गया कि जो स्टार्स हैं उनके बारे में भी कहा गया है कि बहुत सारे स्टार्स ऐसे हैं जो नेचुरल तौर पे ख़त्म होगा, उनका एक अपना फेज़ ऑफ लाइफ आता है। जैसे उनका जो एंड होगा वो ब्लैक होल में होगा। ब्लैक होल एक टर्म आता है, जब बड़े क्लास में जाएंगे तो पढ़ेंगे, अब तो कोर्स से हटा लिया गया, पहले ये था चैप्टर, यूनिवर्स बोल के चैप्टर था। तो जो नेचुरल तौर पे मरते हैं तो स्टार जो है ना लास्ट में जाते जाते ब्लैक होल से, फिर ब्लैक होल के बाद वो अपने एंड पे जाते हैं, ख़त्म पे जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो ब्लैक होल बनने से पहले उसके ऊपर से एक एक्सप्लोजन होता है, उसको एक्सप्लोजन को बोला गया सुपरनोवा एक्सप्लोजन। क्या, उस एक्सप्लोजन को बोला गया सुपरनोवा एक्सप्लोजन। ठीक है ना। और बताते हैं कि जब एक बार एक स्टार इस तरह से एक्सप्लोजन करेगा तो उसमें से जो लाइट निकलता है, लाइट एंड हीट निकलता है, वो इतना लाइट एंड हीट देता है जितना सन जो है ना 100 साल तक हीट एंड लाइट देगा। एक कंपैरेटिव स्टडी करके बताया गया कि जितना सन जो है 100 साल तक हीट एंड लाइट देगा, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में उतना हीट एंड लाइट देता है। और पूरा अर्थ या पूरा ये यूनिवर्स मतलब उसमें रोशनी सा फैल जाता है। अगर ज़मीन पे अगर मान लो रात हो रही है, कहीं ना कहीं तो रात हो ही रहा होगा। जैसे अभी यहाँ पे दिन है, दोपहर हो रहे हैं, दो बजने वाले हैं, तो कहीं 2 बजे की रात भी हो रही है इसी अर्थ पे। ठीक है ना। कहीं शाम भी हो रहा होगा, कहीं सुबह हो रहा होगा। ठीक है ना। ये दुनिया में हर टाइम में कहीं ना कहीं सुबह शाम हो रहे हैं, रात हो रहे हैं, सब टाइम चल रहा है ज़मीन पे। कितनी बात सुन में आई। तो जब वो सुपरनोवा एक्सप्लोजन होगा, धमाका होगा, तो मान लो यहाँ अंधेरी रात है तो बिल्कुल दिन जैसा रोशनी हो जाएगी, दिन दिखने लगेगा वो। कितनी बात सुन में, इतना उसमें से हीट एंड लाइट निकलता है, उसको बोलते हैं सुपरनोवा एक्सप्लोजन।
जब हीट एंड लाइट होगा तो वो जाहिर है धमाका बस करेगा ना, वो एक्सप्लोजन का धमाका होगा। जैसे यहाँ शादी खाने में लोग आए बारात लेके और रात को 10 बजे रात को 9 बजे रात को दे दनादन फटाके फोड़ने लगे, तो पटाखे तो फोड़ ही रहे, लेकिन मोहल्ले के लोगों को तो पता चला अबे क्या यार, क्या डन 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 इतना बजा रहा है। थोड़ी देर फोड़ फाड़ लिया तो ठीक है, लेकिन पता लगते घंटों पटाखे फोड़े जा रहे हैं, तो आदमी को उस आवाज़ से इरिटेशन होने लगता है कहती बात में। तो ये छोटा मोटा आवाज़ होता है। लेकिन मान लो अगर स्टार को जब सुपरनोवा एक्सप्लोजन होगा हीट एंड लाइट, तो वो साउंड भी प्रोड्यूस करेगा, और जब वो साउंड उतना लाउडनेस के साथ आएगा इस अर्थ पे, क्या उतना लाउडनेस के साथ जब अर्थ पे आएगा तो ये हमारे कान के पर्दे फट जाएंगे। कितनी बात सुनिए, क्योंकि हमारे सुनने की जो कैपेसिटी है इस ड्रम से, एयर ड्रम से सुनने की जो कैपेसिटी है कम से कम 20 हर्ट्स और ज़्यादा से 20,000 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं। इससे कम भी नहीं सुनते, इससे ज़्यादा भी नहीं सुनते। लेकिन वो जो साउंड आएगा उसकी फ्रीक्वेंसी इससे कई गुना ज़्यादा होगा, तो ये हमारे कान फट जाएंगे। कितनी बात सुन में आई। और जिस तरह से हम इसमें देख रहे कितने लोग रोज़ मर रहे हैं, ऐसे ही बताते हैं कि इतने स्टार्स में से रोज़ ना जाने कितने स्टार्स बस्ट हो रहे हैं, रोज़ ना जाने कितने स्टार सुपरनोवा एक्सप्लोजन कर रहे हैं, मगर वो इतना दूर है कि उनकी लाइट को आते आते कई साल बीत जाते हैं। अर्थ पे आते आते कई साल बीत जाते हैं। अल्फा सेंचुरी का लाइट यहाँ अर्थ पे आने में 4.25 साल लग जाते एक बार लाइट आने के लिए। ऐसे ये स्टार्स इतने दूर दूर है कि जब सुपरनोवा एक्सप्लोजन होगा तो लाइट को आने में ही कई साल बीत जाएंगे। तो साउंड की स्पीड तो और भी कम है, तो उसको आने में कितना टाइम लगेगा। और अगर वो आ गए उतना लाउडनेस के साथ, तो हम लोग सन्नाटे हो जाएंगे, अर्थ पे सब लोग लपेट जाएंगे। ठीक है ना, उतने आवाज़ पे सबके कान के पर्दे फट जाएंगे, बहरे हो जाएंगे सब लोग। लेकिन कुदरत ने क्या किया है, उसको बना दिया मैकेनिकल वेव। वहाँ से आने के लिए मीडियम का होना ज़रूरी है, मीडियम है ही नहीं, तो वो आवाज़ इधर नहीं आएगा। तो हम लोगों को प्रोटेक्ट कर रखा है कुदरत ने कि अगर सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो जाता है उस धमाके में तो ये सब मर जाएंगे। तो हमें उसको बना ही दिया मीडियम डिपेंडेंट, ना मीडियम मिलेगा उसको, ना वो अर्थ तक आएगा, ना हम लोगों को कुछ होगा। तो हम लोग कितना प्रोटेक्ट करके रखा बनाने वाले ने। और अगर ऐसा नहीं होता तो हम कान के पर्दे फट जाते और कब के हम लोग निकल जाते। कितनी बात सुन में आती, बात सुन में आ रही। तो इसीलिए अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता, अगर साउंड, तो ये नुकसान होता है कि किसी को भी सुनाई नहीं दे रहा होता। ठीक है ना, किसी को भी सुनाई नहीं दे रहा होता। ये था हम बताना चाह रहे थे इसमें कि जब बादल गरजते हैं, टकराते हैं, तो साउंड बनता है, लाइट भी बनता है। साउंड बाद में आता है, लाइट पहले आता है। ये तो हम लोग छोटे से बादल का देखते हैं। जब बारिश होता है, जब बिजली गरजता है तो चुपता, ओ भाग भाग भाग, बिजली गिरने वाला है, यानी बात समझ में आ रही था। लेकिन अगर ऐसा होता, कुदरत अगर ऐसा बना दिया होता तो क्या हाल हो रहा होता है। फिर हम लोगों को कुछ और बनाया होता, हम लोग कुछ और तरीके से बनाया होता, ये और बात है। हम इस तरह का नहीं होते। कितनी बात सुने। तो ये था एक पॉइंट्स जो सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बारे में और स्टार के बारे में। स्टार देख लो कितने हैं, जितने ज़मीन पे आदमी नहीं है उससे ज़्यादा स्टार्स है। ठीक है ना, लेकिन बहुत बड़ा। आप बताओ कि कितने दूर दूर होंगे और ये यूनिवर्स कितना बड़ा होगा। जब हम अर्थ में ही अपने स्टेट को नहीं देख पाए तो इस यूनिवर्स के बारे में क्या देखेंगे और समझेंगे। कितनी बात सुनी। तो इसको समझने और देखने के लिए ना जाने कितनी जनरेशन आएगी और जाएगी। अभी मून तक तो पहुंच जाए हम लोग, हाँ मून पे तो पहुंच जाए पहले, तब तो मून के बाद मार्स पे जाएंगे, मार्स के बाद कहीं और जाएंगे, पहले तो फिर सन को छोड़ के दूसरे किसी स्टार के पास जाएंगे। वो तो आने वाले दिन में क्या होगा ये तो वक्त ही जानता है। ठीक है ना, लेकिन हाँ फिलहाल हम लोग इसी ज़िंदगी में जी के चले जाएंगे। ठीक है ना, यहीं पढ़ लेंगे, यहीं कर लेंगे जो करना है। एक छोटी सी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजर जाएगी। ठीक है ना, मगर पता चलेगा अगर ध्यान देंगे तो ज्ञान मिलेगा, ध्यान देंगे तो ज्ञान मिलेगा कि क्या चीज़ है ये कुदरत के बनाए हुई चीज़ें। ठीक है ना, तो ध्यान में ही ज्ञान है। यहाँ पे रहने देते इसको, अगला टॉपिक करते हम लोग। क्या समझ में आया। ये थोड़ा सा मैंने अलग से बता दिया, 9th क्लास से नहीं है ये, यूनिवर्स एक चैप्टर पहले था उसमें से थोड़ा सा हमने बताया है।
साउंड को बताने के लिए कि साउंड से हम लोग कितना बचाया गया है, और अगर साउंड मैकेनिकल वेव नहीं होता तो क्या होता हमारा। आगे चलते हैं। आगे दे रखा जो साउंड होता है वो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से बताया क्या कि एक साउंड जो है अगर एक सिंगल फ्रीक्वेंसी का बना होता है तो उसे हम लोग नोट कहते हैं। नोट, नोट अ साउंड ऑफ अ सिंगल फ्रीक्वेंसी, सिंगल फ्रीक्वेंसी, सिंगल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड नोट। ठीक है ना। टोन बोलते हैं, ठीक है ना। अ साउंड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी is called tone। ठीक है ना। कितनी बात समझ आई। डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी, जैसे हम लोग मान लो एक म्यूज़िक बजता है, म्यूज़िक सुन रहे हैं हम लोग, गाने सुन रहे हैं, म्यूज़िक सुन रहे हैं, तो म्यूज़िक जो बजाते हैं तो उसमें बहुत तरह के, गिटार भी बजता है, हारमोनियम बजता है, और वो सारे आवाज़ सबकी फ्रीक्वेंसी आती है और सारे फ्रीक्वेंसी एक साथ हमें सुनाई देता है, तो सुनने में अच्छा लगता है, ओहो क्या म्यूज़िक बजा है। ठीक है ना। तो जो टोन होता है वो एक प्लीजेंट इफेक्ट रखता है, यानी प्लेजर फील करते हैं, अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है। तो टोन हैज़ प्लेजर इफेक्ट। ठीक है ना। कितनी बात सुनी। और नॉइज़ भी एक चीज़ होता है। नॉइज़ क्या बोला कि व्हेन द साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन द टॉलरेंट फ्रीक्वेंसी, यानी कि कुछ फ्रीक्वेंसी है जहाँ तक अगर आता है तो हमें अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन अगर उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के साउंड आते हैं तो वो फ्रीक्वेंसी जो है ना सुनने में एक तरह का इरिटेशन होता है, और वो उसी को हम लोग नॉइज़ बोलते हैं। ठीक है ना। तो नॉइज़ क्या है, इट इज़ ऑल्सो अ साउंड बट इट्स फ्रीक्वेंसी इट इज़ नॉट हैविंग प्लीजेंट इफेक्ट। ठीक है ना, इट हैज़ इरिटेटिंग इफेक्ट। द नॉइज़ इज also a sound but has irritating effect, यानी अच्छा नहीं लगता मैं सुनकर, इरिटेटिंग इफेक्ट। आगे दे रखा हमारा, ये तो हमारा फ्रीक्वेंसी हो गया, अलग अलग मिक्स फ्रीक्वेंसी है या सिंगल फ्रीक्वेंसी है। जो लाउडनेस है, लाउडनेस इज डिपेंड अपॉन एम्पलीट्यूड। किसी भी साउंड का लाउडनेस जो है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। लाउडनेस ऑफ अ साउंड डिपेंड्स अपॉन इट्स एम्पलीट्यूड। ठीक है ना। एम्पलीट्यूड जानते हैं, ये ऐसा हम लोगों ने ट्रांसवर्सल में बनाया था ना, ये एम्पलीट्यूड कहलाता है, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन, इसको हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो जिसका ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उसका लाउडनेस भी ज़्यादा होगा, और अगर एम्पलीट्यूड कम होगा तो लाउडनेस कम होगा। तो लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड। ठीक है ना। अब जैसे कोई वेव होता है, जब एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज करते जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं, ये जैसे एक वेव है ये, तो ये यहाँ पे ऐसे 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 ऐसे, तो देखो यहाँ एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, उससे यहाँ कम हो गया, उससे कम हो गया, उससे कम हो गया। तो जैसे जैसे एम्पलीट्यूड घटता जाएगा लाउडनेस ऑफ साउंड भी घटता जाएगा।
ठीक है ना। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जब एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा लाउडनेस ज़्यादा होगा, एम्पलीट्यूड कम होगा लाउडनेस भी कम होगा। लाउडनेस एंड इंटेंसिटी दोनों एक ही चीज़ होती है। इंटेंसिटी एक होता है ना, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ठीक है ना, ये समझ में आ गया। हाँ, ये जो है ना, जैसे जैसे एम्पलीट्यूड, जैसे जैसे साउंड जो है ना सोर्स से दूर जाता है, या जैसे एक आदमी दूर खड़ा है बहुत दूर, तो उसके पास जो साउंड आएगा उसका एम्पलीट्यूड कम होगा तो उसका लाउडनेस भी कम होगा, हल्के सुनाई दे रहा होगा। और जो करीब में होगा वहाँ साउंड का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो उसे तेज़ तेज़ सुनाई दे रहा होगा, ठीक है ना। तो जो सोर्स से करीब होगा उसे ज़्यादा लाउडनेस सुनाई देगा क्योंकि उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, और जो सोर्स से दूर होगा वो उसका एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, लाउडनेस भी कम हो जाएगा। ये दे रखा है इसका। इंटेंसिटी ऑफ साउंड दे रखा है। इंटेंसिटी ऑफ साउंड और लाउडनेस दोनों सेम चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। कैसे हम डिफाइन करते हो बता रहे हैं। इंटेंसिटी, ठीक है ना, इंटेंसिटी द अमाउंट ऑफ एनर्जी of sound, या the amount of sound energy, amount of sound energy passes through in unit time is called intensity of sound. Intensity of sound. Loudness and intensity are interchangeable. ठीक है ना, यानी या तो लाउडनेस को ही इंटेंसिटी बोलते हैं, इंटेंसिटी को लाउडनेस बोलते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए इसे। क्या दे रखा हम लोगों ने, स्पीड ऑफ साउंड डिफरेंट मीडियम में किया है। स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड, स्पीड ऑफ साउंड ऑफ लिक्विड, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर हम लोगों ने किया और देखा कि जिसके अंदर डेंसिटी ज़्यादा होता है उसके अंदर स्पीड भी ज़्यादा होता है। जैसे सॉलिड के अंदर एल्युमिनियम देखा था, लिक्विड के अंदर सी वाटर देखा था, गैस के अंदर हाइड्रोजन देखा था, उसमें हम लोगों ने एग्जाम्पल किया है। लेकिन क्या बताएं, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर और कौन कौन से चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, ये कर रहे हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, ठीक है ना। ये दे रखा, ये अगला टॉपिक कर रहे हैं। बताते हैं कि एयर जो है, एयर में जो साउंड चलता है कंप्रेशन रेयर फ्रिक्शन से चलता है, और कंप्रेशन रेयर फ्रिक्शन इतना जल्दी होता है कि ये हम लोग कहते हैं ये एक एडियाबेटिक प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब ये होता है कि टेम्परेचर सिस्टम का सराउंडिंग का सेम होता है। ये थोड़ा टर्म बाहर का है, ऊपर का है, जो लोग नीट जेई के लिए फाउंडेशन लेंगे उनके लिए बता रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बताया कि द साउंड travel in air is an adiabatic process, ठीक है ना, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है वो हम बता रहे हैं। सिंस the compression and rarefaction
is very fast, so the temperature changes, ठीक है। if the temperature of system and surrounding is different, then this process is called एडियाबेटिक। ये हम उनके लिए कर रहे हैं जो लोग थोड़ा बड़े कंपटीशन यानी आगे चल के नीट जेई की तैयारी करेंगे, तो उनके लिए थोड़ा सा हम पहले से बताते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है ना। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम एंड सराउंडिंग का टेम्परेचर अलग अलग होता है। एक सिस्टम है, उसका टेम्परेचर, उसके बाहर का टेम्परेचर अलग अलग होता है, डिफरेंट होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। जब साउंड जो है ना, एडियाबेटिक प्रोसेस हमेशा तब होता है जब कोई प्रोसेस जो है ना बहुत जल्दी जल्दी हो रहा हो। तो जैसे साउंड हम लोग प्रोड्यूस करते हैं एयर का, हम बताया था कि एयर जो है एक कंप्रेशन एयर फ्रिक्शन से चलता है। तो जो कंप्रेशन एयर फ्रिक्शन बहुत जल्दी होकर साउंड जाता है, तो जल्दी जल्दी होता है, तो इसीलिए ये एक एडियाबेटिक प्रोसेस है। साउंड का एयर में चलना एक एडियाबेटिक प्रोसेस है। एक आइसोथर्मल है, वो भी मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ ताकि समझ में आए। आइसोथर्मल प्रोसेस, द प्रोसेस in which the temperature of system and surrounding remains same। अगर सिस्टम का टेम्परेचर, सराउंडिंग का टेम्परेचर दोनों सेम होता है, उसको बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। और जो आइसोथर्मल प्रोसेस है, इट इज़ अ स्लो प्रोसेस, हल्के हल्के प्रोसेस करता है। इट इज़ अ स्लो प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस जो है ना एक स्लो प्रोसेस होता है। और साउंड जो है एक कंप्रेशर एयर फ्रिक्शन करता है, जल्दी जल्दी करता है, एडियाबेटिक प्रोसेस है। अब देखते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड जो है किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। क्या देखा गया है कि द स्पीड ऑफ साउंड का जो फॉर्मूला दे रखा है v इज इक्वल टू गामा p अपॉन रो, ये एक स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला है। आपके कोर्स में नहीं है, ये बड़े क्लास में जब जाएंगे 11th क्लास में तो वहाँ पे है, लेकिन आपको थोड़ा सा हाईलाइट कर दे रहे ताकि ये पता रहे कि ये कैसे होता है। तो थोड़ा जानकारी रहेगी तो ऊपर से जो सवाल निकलेगा ना उसे पकड़ लेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, ये रूट ये गामा p अपॉन रो, ये जो गामा जो है ना ये कहलाता है रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट, ठीक है ना। इसको CP अपॉन CV ऐसे भी बोलते हैं, इसको गामा से दिखाते हैं। ये P जो है ना प्रेशर है, प्रेशर ऑफ द गैस, प्रेशर ऑफ द गैस, और एयर, और ये जो रो जो है ना डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ द गैस और एयर, ठीक है ना।
इसी को हम लोग जब बदलते हैं तो वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है इन एयर जो है एन गामा एन आर टी, गामा एन आर टी अपॉन रो, ये भी एक फॉर्मूला होता है। ये तो प्रेशर के टर्म में है, ये टेम्परेचर के टर्म में है। ये गामा एन आर टी अपॉन रो, तो गामा तो जानते जानते, एन एन जो है नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस और एयर, कोई गैस लेते हैं या एयर लेते हैं। ये आर जो है ना गैस कांस्टेंट कहलाता है, गैस कांस्टेंट, और टी तो टेम्परेचर है, टी टेम्परेचर ऑफ द गैस। ये दे रखा है। तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर प्रेशर के टर्म में इस तरह से दिखाते हैं और टेम्परेचर के टर्म में इस तरह से दिखाते हैं। क्या बताइए कि जगह देखिए गामा तो कांस्टेंट होता है और स्पीड ऑफ साउंड पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता। अगर हम लोग प्रेशर बढ़ाएंगे या प्रेशर घटाएं तो स्पीड ऑफ साउंड पे कोई इफेक्ट नहीं होता। तो यहाँ पे मैं एक एक करके लिखते जा रहा हूँ। इसमें से स्पीड ऑफ साउंड डज नॉट चेंज ड्यू टू चेंज इन प्रेशर, ड्यू टू चेंज इन प्रेशर। अगर प्रेशर को चेंज करते हैं तो साउंड के स्पीड में कोई चेंज नहीं आता है। एक ये हो गया। उसके बाद दूसरा दे रखा है वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट डेंसिटी। ये डेंसिटी कहलाता है, ये रो को डेंसिटी कहते हैं। तो क्या बताया कि स्पीड ऑफ साउंड जो ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी है, स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी है। क्या मतलब होता है कि अगर डेंसिटी ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी कम होगा, और डेंसिटी कम हुआ तो वेलोसिटी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि क्या बताया, द स्पीड ऑफ साउंड इज इनवर्सली proportional to square root of डेंसिटी। ठीक है ना, डेंसिटी के स्क्वायर रूट से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर डेंसिटी ज़्यादा होगा स्पीड कम हो जाएगा, डेंसिटी कम होगा स्पीड ज़्यादा होगा। अब जैसे बोला दो गैस लेते हैं, एक लेते हैं ऑक्सीजन गैस, एक लेते हैं हाइड्रोजन गैस। ठीक है ना, क्या लेते हैं, ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस। ये हेडिंग चल रहा है अभी। तो ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन की डेंसिटी कम होता है, और सॉरी ज़्यादा होता है। ऑक्सीजन की डेंसिटी ज़्यादा होता है और हाइड्रोजन की डेंसिटी कम होता है। तो लेते हैं, लेट टेक टू गैसेस, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है ना, द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन। ऑक्सीजन की डेंसिटी जो है ना हाइड्रोजन से ज़्यादा है। तो जब डेंसिटी ज़्यादा होगा तो स्पीड क्या होगा, स्पीड कम हो जाएगा। सो द स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन इज लेस देन हाइड्रोजन।
ऑक्सीजन में हाइड्रोजन से के कंपेयर में स्पीड कम हो जाएगा। ये दे रखा डेंसिटी का इफेक्ट, ठीक है ना। ऐसे ही उसी फॉर्मूले को वेलोसिटी को हम लोगों ने टेम्परेचर के टर्म में ऐसे चेंज कर दिया है, टेम्परेचर के टर्म में ऐसे चेंज कर दिया है। तो ये जो है ना, ये तो कांस्टेंट है, गामा कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट है। अब क्या बचेगा, ये अगर लेते हैं तो टेम्परेचर पर रो, तो डेंसिटी तो हम लोगों ने कर ही दिया। अब टेम्परेचर से देखते हैं, ठीक है ना। टेम्परेचर से क्या देखते हैं, टेम्परेचर का ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो लिखा है द स्पीड ऑफ साउंड is directly proportional to square root of temperature, ठीक है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टेम्परेचर का क्या मतलब हुआ कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर घटाएंगे तो स्पीड ऑफ साउंड भी घट जाएगा, ठीक है। यानी कि कम टेम्परेचर पे साउंड का स्पीड कम रहेगा और ज़्यादा टेम्परेचर पे साउंड का स्पीड ज़्यादा हो जाएगा। कितनी बात सुनिए, स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है ना। तो क्या बताया था, स्पीड ऑफ साउंड इन विंटर, विंटर में तो ठंड होता है ना, तो टेम्परेचर कम होता है, तो उस वक्त साउंड की स्पीड कम हो जाएगा। द स्पीड ऑफ साउंड इन विंटर इज लेस देन स्पीड ऑफ साउंड इन समर, ठीक है ना। ठीक है ना। तो समर में जितना स्पीड होगा वो ज़्यादा होगा विंटर के मुकाबले में। ये डायरेक्टली दे रखा, टेम्परेचर जब ज़्यादा तो स्पीड ज़्यादा, टेम्परेचर कम तो स्पीड कम, ठीक है ना। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो स्पीड ऑफ साउंड को इफ़ेक्ट करते हैं। इसमें प्रेशर का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। ये आपके कोर्स में नहीं है, 9th क्लास में तो नहीं है, लेकिन हमने थोड़ा सा एडवांस के लिए, जो लोग नीट जेई के लिए फाउंडेशन चाहते हैं उनके लिए हमने बताया थोड़ा सा आइडिया। अभी इसमें अच्छा खासा डिटेल है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसी का बेसिक बता दिया, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक करते हैं। आगे एक टॉपिक है ये हमारा सोनिक बूम। सोनिक बूम, बूम तो साहब बूम बूम नाम तो सुना ही होगा। यानी एक तरह का साउंड प्रोड्यूस होता, बहुत ही ज़्यादा साउंड। क्या हुआ कि जो स्पीड ऑफ साउंड है एयर में, आमतौर पे हम लोग 340 मीटर पर सेकेंड लेते हैं एवरेज। 40 से थोड़ा टेम्परेचर कम बेसी होने का थोड़ा स्पीड ज़्यादा कम होता है, लेकिन आमतौर पे स्पीड ऑफ साउंड इन एयर जो है 340 मीटर पर सेकेंड लेते हैं, ये होता है। कितनी बात सुने। लेकिन बहुत सारे हमारे ट्रैवलिंग डिवाइसेस है, जैसे एयरक्राफ्ट है, फाइटिंग प्लेन है, एयरक्राफ्ट है, जेट फाइटर है, बुलेट है। इनको जब हवा में फायर करते हैं, जेट फाइटर जाता है उड़ते हुए एयर में, तो इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, 340 मीटर से भी ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो वो बॉडी जिसके स्पीड साउंड के स्पीड से ज़्यादा होता है, जब वो एयर में मूव करता है तो उसकी वजह से एक साउंड प्रोड्यूस होता है एयर के अंदर, ठीक है ना। उसको हम बोलते हैं सोनिक बूम। और जो स्पीड होता है, जो लाइट साउंड के स्पीड से जब ज़्यादा होता है, तो उसको हम बोलते हैं सुपर सोनिक स्पीड, ठीक है ना, सुपर सोनिक स्पीड। क्या बताया, हम इसको बता रहे हैं, लिख रहे हैं, व्हेन अ बॉडी मूव्स with a speed
with a speed greater than speed of sound. Speed of sound, also called supersonic speed. Also called supersonic speed. ठीक है. It produce a sound in air which has more energy. This sound is known as sonic boom. ठीक है ना. यानी क्या हुआ कि एक कोई भी बॉडी को जब हम लोग मूव कराते हैं, एयर में जब मूव करता है, लेकिन उसकी स्पीड साउंड के स्पीड से ज़्यादा है, तो उसके अंदर एनर्जी भी ज़्यादा होता है, वो एक तरह का साउंड प्रोड्यूस करता है, और उसी साउंड को हम लोग बोलते हैं सोनिक बूम. वो जो स्पीड है, जो साउंड के स्पीड से ज़्यादा होता है, उसको सुपरसोनिक स्पीड बोलते हैं. क्या? सुपरसोनिक स्पीड. इफ़ द स्पीड ऑफ द बॉडी, जैसे यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसकी स्पीड जो है साउंड के स्पीड से ज़्यादा होता है. जैसे दे रखा है, जब बुलेट फायर करते हैं एयर में, उसकी स्पीड ज़्यादा होता है. फाइटर प्लेन है, एयरक्राफ्ट है, ठीक है ना, एयरक्राफ्ट है. ये जो है ना सब इसके एग्जाम्पल्स हैं, कॉमन एग्जाम्पल्स हैं. कितनी बात सुन में इनकी स्पीड ज़्यादा होता है साउंड के स्पीड से. ये जो सोनिक बूम होता है, यानी एक धमाका जब होता है, बहुत एक गूंजता हुआ आवाज़, धमाका तो नहीं, एक गूंजता हुआ आवाज़ जो पैदा करता है, इसमें इतना ज़्यादा एनर्जी होता है, इतना ज़्यादा एयर के अंदर वाइब्रेशन क्रिएट करता है इस हवा के अंदर, कि अगर किसी का वो जो वाइब्रेशन अगर किसी के घर के दरवाजे से जो ग्लास का बना हो उससे टकराएगा ना, तो ग्लास का विंडो डोर सब क्रैक कर जाते हैं. ठीक है ना. तो ग्लास के जो बने होंगे, अगर ये जो वाइब्रेशन जो साउंड सोनिक बूम का साउंड जो है वो एयर में एक तरह का वेव क्रिएट करता है, हाई एनर्जी वेव क्रिएट करता है, और इतना ज़्यादा वो एनर्जी रखता है कि अगर किसी का डोर या विंडो ग्लास के बने हों तो उनको क्रैक कर देता है. तो ये उसका इफ़ेक्ट होता है. तो मैं इसको भी लिख देता हूँ, सोनिक बूम हैज़ much energy and it vibrate air with great energy. When this high energy air collide with glass windows or door, then it cracks it. ये इसको तोड़ देता है. ये कितनी बात में सोनी बुक समझ में आया. सोनी बुक के लिए क्या कंडीशन है कि उसके जो आवाज़ स्पीड होनी चाहिए साउंड के स्पीड से ज़्यादा होनी चाहिए. ठीक है.